फर्स्ट ईयर की क्लास में कल पढ़ा शुरू किया था प्रकाशीय श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में ये हेडिंग लिखी हुई है फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन। प्रकाशीय श्वसन की हमने परिभाषा बताई थी कि ये प्रोसेस कहाँ होती है, दिन के समय और अधिक प्रकाश अधिक गर्मी के कारण। जब अधिक प्रकाश मई जून के महीने में अधिक तेज गर्मी पड़ती है तब पौधे दिन के समय प्रकाशीय श्वसन से भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाशीय श्वसन से भोजन का निर्माण करते हैं और इसमें है क्या क्या प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन में बी डिफाइंड एज द रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन फोटोसिंथेसाइजिंग cells during day or in presence of light resulting in excess evolution of CO2। C3 प्लांट्स में केवल तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाशीय श्वसन। इस पूरी क्रिया में 3 नाम लिखे हुए होंगे, एक लिखा होगा क्लोरोप्लास्ट, एक लिखा होगा पराक्सीसोम और तीसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 कोशिकांग जो कोशिका में पाए जाते हैं क्या क्या। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, चूंकि पौधों में है इसलिए क्लोरोप्लास्ट की बात होगी, क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद पराक्सीसोम और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 कोशिकांग प्रकाशीय श्वसन में सबसे अधिक भाग लेती है और इसमें यह क्रिया पौधे में दिन के समय अधिक टेम्परेचर अधिक प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कौन सी क्रिया? प्रकाशीय श्वसन। पत्ती में इस परिस्थिति में जब CO2 की अपेक्षा ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तब फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया प्रभाव में आती है। जरा इस लाइन को फिर से सुन लेना। पत्तियों में जब अधिक टेम्परेचर अधिक प्रकाश पड़ रहा है तो उस समय CO2 की अपेक्षा O2 की सांद्रता बढ़ जाती है, तभी प्रकाशीय श्वसन क्रिया प्रारंभ करती है। इस क्रिया के द्वारा पौधों में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा को CO2 में बदलकर ऑक्सीजन की सांद्रता को CO2 की अपेक्षा कम कर देती है। फिर से समझ लीजिए, सामान्य रूप से CO2 की मात्रा सबसे अधिक होती है, लेकिन उल्टा होने लगता है। जब अधिक प्रकाश पड़ने लगता है, अधिक गर्मी पड़ती है, O2 की सांद्रता बढ़ जाती है और CO2 की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कम हो जाएगी तो ये प्रकाशीय श्वसन क्रिया प्रभावी हो जाती है और ये क्या करती है, O2 की मात्रा को कम करके CO2 की सांद्रता को बढ़ा देती है। ये इसका सारांश बिंदु है जिसमें सामान्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। ATP का निर्माण नहीं होता इस प्रोसेस में, ध्यान रखना। यह एक नष्टकारी क्रिया है। इस क्रिया में NAD का रिडक्शन भी नहीं होता है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विकृत हो जाती है। ये इसका मुख्य फंक्शन है। प्रकाशीय श्वसन, ये जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। ये अधिक तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होती है, C3 प्लांट्स में होती है, दिन के समय होती है। जब तीव्र प्रकाश पड़ता है तो उस समय क्या क्या प्रोसेस शुरू हो जाती है। तीव्र प्रकाश में CO2 की सांद्रता कम हो जाती है, ऑक्सीजन की बढ़ जाती है, तो ये क्रिया शुरू हो जाती है और ये प्रकाशीय श्वसन ऑक्सीजन की सांद्रता को कम करता है, CO2 की सांद्रता को बढ़ा देता है। यही इसकी कार्य। और ये जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हो जाती है तो अपना प्रकाश भोजन का निर्माण शुरू कर देता है। इसमें ATP NADP का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इस क्रिया में NAD का अपचयन भी नहीं होता है। इसकी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विकृत हो जाती है। इस क्रिया में क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण क्रिया केल्विन साइकिल में भाग लेने वाले RuBisCO, जरा नाम याद रख लेना, RuBisCO, रेबुलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये पूरा नाम 1 नंबर का आता है कभी कभी लिखने को, RuBisCO। रोबिस्को का पूरा नाम क्या है, फिर से सुन लीजिए, रेबुलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसी का नाम है RuBisCO। रोबिस्को का पूरा नाम है और ये इस प्रकार से 3 चरणों में घूमती है। पहले क्लोरोप्लास्ट में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर उसको और शुरू से लो, अगर हम यहां से ले लें माइटोकॉन्ड्रिया से, तो चक्र पूरा चलता रहता है। देखिए ये चक्र जो है क्लोरोप्लास्ट का है। रेबुलोज 1,5-फॉस्फेट बना था जिससे यहां से ये केल्विन साइकिल का पूरा ही।
CO2 H2O 2,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसका रेबलोज 1,5 बाई फास्फेट 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड प्लस फास्फोग्लिसरिक एसिड, यहीं से देखियो ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लाइकोक्सिलिक एसिड, ये पराक्सीसोम से, इसके जो ऊपर टेनिस के बल्ले के समान संरचना होती है वो पराक्सीसोम से ग्लाइसिन बनेगा, और ग्लाइसिन जाकर के फिर से ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचा देगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत गृह है। तो ये पूरी चक्र है, देखिए ये यहाँ जा रहा है और दूसरा कहाँ से जा रहा है, ये ग्लाइसिन में जा रहा है, और दूसरा देखिए आप ये जो यहाँ पर सेरीन है, सेरीन कहाँ से आया है इस वाले हिसाब से, कैल्विन साइकिल में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से सेरीन बना, और ये सेरीन किससे आया था, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी यहाँ से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन से सेरीन, और सेरीन फिर से जाएगा, ये सेरीन अंदर से बाहर जो निकलेगा कुछ मात्रा बदल जाएगी इसकी परसेंटेज से, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये केल्विन चक्र में रेबलोज 1,5 बाई फास्फेट और रेबलोज से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और प्लस फास्फोग्लिसरिक, यानी 3 भागों में ये पूरा होता है। क्या क्या होता है, एक है क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये चक्र आपको बना के इसको समीकरण में देना है। तो समीकरण एक हम लिखते हैं, जरा इसको देख लीजिए, RUBP, पहले तो RUBISU, इसका पूरा नाम देखिए, रेबलोज बाइफास्फेट, रेबलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीलेज, ये RUBISU रोबिस्टो का पूरा नाम है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसके समीकरण है, समीकरण में देखते हैं, यह मिटा गए पूरा चक्र आपको तीनों का, क्लोरोप्लास्ट, पराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को इस रूप में बना के रखना है प्रकाश से श्वसन वाले को। अब इसमें 2-3 समीकरण देखिए, RUBP प्लस O2, ये बनेगा, रोबिश को इसमें लिखेंगे RU, अभी नाम लेगा RUBISU, रोबिश को, इसके बाद क्या बनेगा, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड प्लस फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, ये है एक समीकरण। दूसरे में देखिए फास्फोग्लाइकोलिक एसिड प्लस H2, ये ग्लाइकोलिक एसिड प्लस बनेगा आपका फास्फोरिक एसिड, ये है इसकी कहानी। प्रकाशीय श्वसन में 2 समीकरण जोड़ेंगे आप, और इसके बाद ग्लाइकोलिक एसिड क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल करके पराक्सीसोम में प्रवेश करता है। पराक्सीसोम में उपस्थित ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइसिन का निर्माण कर देता है। ग्लाइसिन के 2 अणु माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके सेरीन एवं CO2 का निर्माण करती है। सेरीन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलकर पराक्सीसोम में विस्तृत हो जाती है, जहां पर यह पहले हाइड्रोक्सी पाइरूवेट और फिर ग्लिसरेट में रिड्यूस हो जाती है। ग्लिसरेट अंत में क्लोरोप्लास्ट में पहुंच करके PGA में बदल जाता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। इस प्रकार सेरीन से पराक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट में अनेक परिवर्तनों के बाद फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिसके बाद ये अन्य शर्कराएं बनती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 बाहर निकल जाती है। ये पूरी कहानी है किसकी, प्रकाशीय श्वसन की। समझ में आया बात? ये जो लास्ट का पॉइंट बताया इसमें ध्यान रखना, इससे क्या है पूरा चक्र पूरा हो जाता है और भोजन का निर्माण हो जाता है।
अब इसके बाद अगला उसमें टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। कारक का मतलब क्या होता है, उसमें विघ्न उत्पन्न करना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, चाहे दिन में हो रही हो चाहे रात में हो रही है। दिन में हो रही हो तो भी कारक कार्य करते हैं और रात में हो रही हो तो भी कार्य करते हैं। कारक कारक का मतलब है उसमें व्यवधान उत्पन्न कर देना। ऐसा में बात तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल होते हैं। बाह्य कारक होते हैं और अंतःकारक होते हैं। तो बाह्य कारक में क्या क्या है, अंतःकारक में क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक में सामान्य रूप से अपन लोगों ने सुने होंगे प्रकाश, लाइट सबसे महत्वपूर्ण, टेम्परेचर, CO2, H2O, यानी चार आपको याद करना है किसमें, एक्सटर्नल फैक्टर। बाह्य कारक में चार कारक हैं, एक तो है लाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड H2O। ये चार कारक जो प्रभावी है, इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम और धीमी या बंद हो सकती है। ये कौन सी कारक है, एक्सटर्नल। अब इंटरनल में आइए, इंटरनल कारक में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले क्लोरोफिल, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्लोरोफिल। दूसरा दिया इन्होंने अमाउंट ऑफ स्टोरेज फूड इन द सेल्स, भोजन की मात्रा उसमें कितनी है। भोजन बनाते समय यानी प्रकाश संश्लेषण में पहले से भोजन कितना है, यानी कुल मिला के अमाउंट ऑफ स्टोरेज फूड इन द सेल। ये दूसरा पॉइंट है इंटरनल में। तीसरे पर आइए, प्रोटोप्लाज्म की मात्रा, जीवद्रव्य की स्थिति क्या है। तीसरा पॉइंट है तो उसके अंदर कोशिकाएं, कोशिकाओं के अंदर प्रोटोप्लाज्म कैसी मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में, कम मात्रा में। अंतिम वाला भाग है पत्ती की इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जहां पर भोजन बन रहा है उसका आकार कैसा है। भाई कहीं पत्ती टेढ़ी तो नहीं है, उल्टी तो नहीं है, सीधी तो नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये भी एक कारक है, कारण दिया जाता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल, ये इंटरनल चार कारण है और एक्सटर्नल में कितने हैं, लाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड H2O। तो सबसे पहले बात किसी करते हैं, एक्सटर्नल में लाइट, प्रकाश की आवश्यकता। आपने सुना होगा या देखा है अपन लोगों ने कि पेड़ पौधों के लिए प्रकाश आवश्यक है। कोई भी पेड़ पौधे हो, केवल डार्क रिएक्शन के अलावा। तो लाइट रिएक्शन में प्रकाश जो होता है सूर्य से आता है अपने पास, और ये सब पढ़ा है कितनी दूरी से आता है, कितना समय लगता है पृथ्वी तक आने में। ये कहानी तो ठीक है। जो प्रिज्म में देखते हैं अपन लोग तो 7 रंग दिखाई देते हैं, विविग्योर, बात सुने कि नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन सा कलर होता है प्रकाश में, जरा समझते जाइए इसको। सबसे ज्यादा होता है आपके प्रकाश की स्थिति में विविग्योर, जो 7 रंग आते हैं, इसमें से 7 रंगों में जो सबसे रेड कलर यानी प्रकाश संश्लेषण में कुल प्रकाश का 3% भाग ही क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है। टोटल प्रकाश का 3% ही क्लोरोफिल में होता है। प्रकाश क्रिया बहुत कम तीव्रता वाले प्रकाश पर आरंभ हो जाती है, परंतु अधिक तीव्रता पर क्लोरोपर्णहरिम का विघटन हो जाता है, जिससे पौधे की प्रकाशन क्रिया को हानि पहुंचती है। इसमें लाल रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा उसको अवशोषित करते हैं। जबकि हरा रंग आपने पता होगा, अपन लोग पर्दा वगैरह अस्पतालों में देखे होंगे, पर्दे हरे रंग के होते हैं। दूसरा क्या होता है, कभी किसी की आंख बनती है उसके ऊपर भी हरे रंग का एक पट्टा बांध देते हैं। कारण क्या है इसका, पेड़ पौधों का भी हरा रंग है, पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं, उसका कारण है कि पेड़ जे हरा रंग जो है क्या परिवर्तन करता है, फलों को देखने में अच्छा लगता है। उस पर उसी की जगह यदि कोई काला चीज लगा दो, लाल रंग लगा दो, तो क्या है कि अपनी
आंखों में परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसे कई कारण है इसमें। तो अपन लोग जो लाइट पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रकाश क्या होता है, रेड कलर का सबसे ज्यादा प्रभावी होता है और उसके बाद नीले कलर का होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, ग्रीन कलर का। इसलिए अपन लोग अस्पताल वगैरह में या कुछ हरे पेड़ पौधे लगाते हैं जिस कारण से उसका रिएक्शन कम हो पाता है। तो ये पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। छाया प्रिय पौधे प्रकाश को कम आवश्यकता होती है इनको और कम अवशोषित करते हैं। तो ये सभी आप लोग इसमें लिख देंगे। प्रकाश, जो प्रकाश की अगर इसे कम और ज्यादा हो जाता है तो प्रकाशनी क्रिया ढीली पड़ जाती है या बहुत तेज होगी शुरू में और फिर जाकर के स्टॉपेज हो जाती है। अब दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर में जरा सुन लीजिए। टेम्परेचर माने तापक्रम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया तापक्रम की काफी सीमाओं में होती है। कॉनिफर में -35 पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। कभी कभी कॉनिफर्स जो होते हैं वो -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कुछ क्या होते हैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं कुछ शैवाल। नागफनी 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण करती है। अधिकतर उष्णकटिबंधीय पौधे 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सामान्यतः पौधे प्रकाश संश्लेषण 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कार्य करते हैं। यानी 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सामान्यतः सभी पौधे, कुछ विशेष हट करके वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण सुचारू रूप से करते रहते हैं। और अगर इससे ज्यादा बढ़ती है मात्रा तो पहले तो स्पीड पकड़ती है इनकी प्रकाश, और फिर क्या है वो डिले होते जाते हैं। जिस प्रकार से अगले टर्न पर हम प्रकाश संश्लेषण को टेम्परेचर, CO2, H2O, इंटरनल फैक्टर में क्लोरोफिल, अमाउंट ऑफ स्टोरेज फूड इन द सेल्स, प्रोटोप्लाज्म की मात्रा, और क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की कैसी संरचना होगी। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट, 1-2 एक्सपेरिमेंट बताएंगे, सिद्ध करो कि प्रकाशनी क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऐसे एक्सपेरिमेंट अगले टर्न पे ले जाएंगे। तो इसको आज की डेट में क्या क्या पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण है फोटो रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका दूसरा है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में ये 3-4 होगा और इंटरनल में ये 4 होगा। इनका अध्ययन करना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जोड़ दिया जाता है। पिछले टर्न पर हमने प्रैक्टिकल फाइल की भी बात की थी और हम विश्वास रखते हैं कि आप लोगों ने कुछ फिगर बना लिए होंगे। अगले टर्न पर हम और कुछ फिगर देंगे बनाने को। प्रैक्टिकल की फाइल खरीदना है और उस पर सुंदर से फिगर बनाना है, क्योंकि यही फाइल बोर्ड में एग्जाम में अगली साल भी जाएगी। धन्यवाद।